Hello friends, welcome to the current affair videos from Topper's Note. Today, that is 2nd of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is about June-September rainfall likely to be 103% of the average. तो रेनफॉल जो नॉर्मल कैटेगरी में आपकी बार प्रेडिक्ट किया है उसका रीज़न लगातार 4 साल से नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है वो और क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं रेनफॉल या रेन पैटर्न के ऊपर उसके बारे में. Second is about oil rallies as EU agrees to ban most of Russian crude. कि किस तरह से ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए. अबाउट $120 पर बैरल चल रहा है और EU ने बैन क्या क्या किया और नए सेंक्शंस क्या क्या हैं. थर्ड इज़ अबाउट इंडिया टू अपोज WTO फ्रीज ऑन ई कॉमर्स ड्यूटीज़. जो WTO ने फ्रीज़ किया हुआ है ई कॉमर्स ड्यूटी को उसके बारे में, इस मोरेटोरियम के अगेंस्ट इंडिया क्यों बोल रहा है उसके बारे में. Fourth is about fiscal deficit improved to 6.7% in financial year 2022. So हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.9 की जगह 6.7 आया है फाइनेंशियल 22 में और इसका रीज़न क्या रहा है उसके बारे में. फिफ्थ इज़ अबाउट अस्त्रा मार्क 1 जो मिसाइल है उसके ऑर्डर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने और ये फर्स्ट इंडिजिनस PVR मिसाइल है इसके बारे में. एंड सिक्स्थ इज़ अबाउट हाउ ट्रेड कैन बूस्ट इंडियाज़ ग्रोथ. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट article. So in June and September जो रेनफॉल है वो 103% के आसपास रहने वाला है ऑन द 50-year लॉन्ग पीरियड एवरेज. अगर देखा जाए तो पहले प्रिडिक्ट किया था जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसने कहा था 99% होगा, लेकिन अब उन्होंने प्रिडिक्ट को जो दोबारा एस्टिमेट दिया है बाय द एंड ऑफ मई उन्होंने कहा 103% होगा रेन पैटर्न जून से सितंबर के बीच में. ये एक्सपेक्टेड पैटर्न बेसिकली चारों ब्रॉड रीजन को कवर करेगा. सेंट्रल इंडिया, साउदर्न पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली लगभग हर इलाके में. सेंट्रल इंडिया और साउदर्न पेनिनसुला के अंदर तो 106% जो उसका हिस्टोरिकल एवरेज है उसके बेसिस पे होने वाली है. वहीं लाइकली नॉर्मल होने वाली है और नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि ज़्यादा होगी पेनिनसुला और सेंट्रल में और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में कंपेरेटिवली नॉर्मल रहने वाली है. रेनफॉल ओवर मॉनसून कोर जोन यानी कि वो एरिया जो कि रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन में कहा जाता है जहाँ पे ज़्यादातर खेती सिर्फ बारिश के सहारे से ही होती है. उस इलाके के अंदर रेनफॉल अबव नॉर्मल होने वाली है और मोर देन 106% ऑफ हिस्टोरिकल एवरेज जो कि बहुत गुड न्यूज़ है उस एरिया के लिए और वहाँ के एग्रीकल्चर बूस्ट के लिए, जिसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी आएगा और इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कम होगा. अब ये क्यों हो रहा है, ला नीना कंडीशन जो है वो बन रहे हैं. तो जो एक्सपेक्टेशन है कि इंक्रीज़ होगा रेन में वो लार्जली किस वजह से हो रहा है, ला नीना कंडीशन की वजह से हो रहा है जो कि मानसून मंथ के पहले बनना शुरू हो जाता है. अप्रैल के अंदर इट वाज एक्सपेक्टेड दैट कि ऑन गोइंग ला नीना कंडीशन जो है वो ट्रांजिशन हो जाएगी टू न्यूट्रल कंडीशन. और जो बेसिकली ला नीना क्या होता है वो एक कन्वर्जन है दो फिनोमेना का, एल नीनो प्लस कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल पैसिफिक रीजन. तो इन दोनों की वजह से बेसिकली ला नीना होता है. एक नेगेटिव जो रिस्क है वो है इंडियन ओशन डाइपोल फॉर्मेशन. सो इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा और फॉर्मेशन इसकी अब बार होने वाली है. ये फेवरेबल नहीं कंसिडर किया जाता है मानसून के लिए, लेकिन साथ में IMD ने ये भी बोला है कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं जैसे ला नीना और बाकी के जो सिचुएशन जो गाइड करती है मानसून को वो शायद कंपनसेट करेगी इसके किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट को. सो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडियन ओशन डाइपोल का वो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा और ओवरऑल नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल होने के चांसेस है विद 103% ऑफ एवरेज हिस्टोरिकल डाटा. In this article we will be talking about how oil rally is happening and why. Basically यूरोपियन यूनियन एग्री कर चुका है, जो उनकी यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें सारे हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, मीट करते हैं 27 हेड ऑफ स्टेट, और उन्होंने बैन किया है मोस्ट ऑफ रशियन क्रूड ऑयल और गैस. सो बेसिकली न्यूज़ क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं इन प्रिंसिपल यानी कि अब तक पूरा फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट नहीं है, इन प्रिंसिपल वो एग्री कर चुके हैं कि वो कट करेंगे 90% ऑफ ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर.
साथ में ये जो एक डेडलॉक था विद हंगरी एंड अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो ओवरऑल या फुल बैन करने के लिए रेडी नहीं थे रशियन इंपोर्ट पे, क्योंकि उनका 90% टू 100% जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो रशिया से ही मैट होती थी। तो उनका जो डेडलॉक था वो सोल्व हुआ है बाई गिविंग हंगरी अ एग्जाम्पशन, जो ब्लॉक की अब तक की सबसे टफेस्ट सैंक्शंस होने वाली है मॉस्को के ऊपर। अब जो यूरोपियन काउंसिल है बेसिकली उसने न्यू सैंक्शंस लॉन्च किए हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट का जो बैन है वो ही नहीं है। एक तो एग्रीमेंट ऑन बैन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल टू ईयू, वो क्लियर है। इनिशियली ये 2/3 होने वाला है और उसके बाद ये 90% तक जाएगा। सो द ईयू बैन इमीडिएटली कवर्स, इमीडिएटली अगर देखें तो 2/3 जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है रशिया से वो बैन है, और थोड़े टाइम बाद वो 90% तक चला जाएगा बाय द एंड ऑफ ईयर। ईयू जो है वो अपना कम से कम 25% ऑयल इम्पोर्ट करता है रशिया से, अलोन फ्रॉम रशिया, यानी कि 1/4 तेल रशिया से आता है, और 40% नेचुरल गैस रशिया से इंपोर्ट करता है। सो इनिशियली 2/3 इस 25% का एकदम पे बैन, और बाकी का यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 24 या 23% जो ऑयल इंपोर्ट होता है इस 25 में से, वो बाय द एंड ऑफ ईयर बैन कर दिया जाएगा। दिस सैंक्शंस के साथ बाकी के भी कुछ पैकेज है, बाकी के भी कुछ और मेजर्स हैं जो काफ़ी हिट करने वाले रशिया को। सबसे बड़ा है डी शिफ्टिंग द रशियन बैंक सबर बैंक, जो लार्जेस्ट रशियन बैंक है, यानी कि पूरे के पूरे बैंक को ही शिफ्ट का एक जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल और मैकेनिज़्म है उसके बाहर कर देना, उसमें बैन कर देना। तो उसके ट्रांजैक्शंस होने बंद, और उसके साथ वो जो पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था उसके बाहर हो जाएगा। सबसे बड़ा बैंक, मेजर हिट है ये। प्लस 3 और रशियन ओन ब्रॉडकास्टर्स को बैन कर देना यूरोप में। उसके अलावा सैंक्शंस करना इंडिविजुअल को जो वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूक्रेन के अंदर। सो ये कुछ और एक्स्ट्रा मेजर्स हैं जो कि लिए गए हैं बाय यूरोपियन यूनियन, एंड इसकी वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ है कि ऑयल की प्राइसेस जो अराउंड $90 to $100 पर बैरल होवर कर रहे थे, वो शूट अप होकर अब $120 पे फिर से पहुंच गए हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू गो अप टू $150 या 200 अगर रशियन क्रूड मार्केट में नहीं आ पाता है तो। सो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट इंडिया अपोज करेगा WTO का जो फ्रीज WTO लगाने चाह रहा है ई कॉमर्स ड्यूटी पे। सो इंडिया विल स्ट्रांगली अपोज जो कंटिन्यूएशन है मोरेटोरियम का कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर, कोई भी कंट्री कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगी ई कॉमर्स की ट्रेड के ऊपर। ये WTO ने बेसिकली पहले से डिक्लेयर किया हुआ, और अब जो नेक्स्ट जिनेवा में मीटिंग होने वाली है उसमें बेसिकली इंडिया इस कंटिन्यूएशन ऑफ मोरेटोरियम को, कि कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा उसको अपोज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो एडवर्सली इम्पैक्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। बेसिकली जो इंडिया का आइडिया वो है कि हम अलाउ करेंगे इस मोरेटोरियम को लैप्स कर जाए। वो एक इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि डेवलपिंग नेशन जितने भी हैं उनको स्पेस चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो डिजिटल एडवांसमेंट के अंदर जो जैसे भी पॉलिसी बनाना चाहे वो वैसी बना सकें। अभी डिजिटल एडवांसमेंट के लिए या डिजिटल पॉलिसी के लिए इंडिया के अंदर अगर हम चाहें कि कुछ इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स या कोई सर्विसेज ऐसी जो हम डिजिटली या ई कॉमर्स से रिलेटेड उसको बैन करें या उस पर टैरिफ लगाएं, तो वो अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस मोरेटोरियम, यानी कि उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते। अब अगर ये कस्टम मोरेटोरियम लैप्स हो जाता है तो फिर हम कस्टम ड्यूटी लगा पाएंगे, और फिर जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंपोनेंट हो या कोई सर्विस हो या कोई न्यूज़ रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो ग्रोथ कर पाएगा। मेजरली जो ये रिक्वायरमेंट है कि मोरेटोरियम लैप्स हो जाए, उसका यही है कि इंपोर्ट जो है उसको रेगुलेट किया जा सके, प्लस रेवेन्यू जनरेट हो सके कस्टम ड्यूटीज़ के ज़रिए। अब ये मोरेटोरियम है क्या और कब से है? WTO के मेंबर्स ने एग्री किया कि कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पे सिंस 1998। जो मोरेटोरियम था उसको पीरियडिकली उसके बाद एक्सटेंड किया गया सक्सेसिव मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, जो अभी एक नेक्स्ट होने वाली है जिनेवा में 1 महीने बाद। ये 2 साल में एक बार होती है, और उसको सक्सेसिवली हमेशा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में उसको एक्सटेंड करते रहे। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलके बेसिकली काफ़ी बार बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इस इशू को रिविज़िट करे। उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिकेशन भी सबमिट किया जिसमें उन्होंने WTO को बताया कि
जो ई कॉमर्स मोरेटोरियम है वो उसको दोबारा से रिविजिट करने की ज़रूरत है विद अटमोस्ट अर्जेंसी एंड इन इट्स एंटायरिटी। ये नहीं कि कुछ एक टॉपिक टच करने बल्कि पूरा उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। 1998 में जनरल काउंसिल ऑफ WTO एस्टेब्लिश हुआ था, जिसने वर्क प्रोग्राम ऑन ई कॉमर्स शुरू किया था ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिन कर सके जितने भी ट्रेड रिलेटेड इशू है ग्लोबल ई कॉमर्स से, जिनमें स्पेसिफिक उसको ध्यान देना था इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट नीड्स हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज़ की। ये 1998 में जनरल काउंसिल ऑफ WTO ने एस्टेब्लिश किया था एक वर्क प्रोग्राम, जिसके तहत उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी थी डेवलपिंग या एमर्जिंग इकोनॉमीज़ की। इंडिया इसके साथ चाहता है कि जो काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स है, सर्विसेज है, या काउंसिल फॉर ट्रिप्स है, कमेटी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, वो सब इसके डिस्कशंस ले जो उनका ओरिजिनल और रिस्पेक्टिव मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि ई कॉमर्स ड्यूटी के ऊपर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, गुड्स रिलेटेड हो, सर्विसेज रिलेटेड हो, या ट्रिप्स रिलेटेड हो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलेटेड हो, वो सब के सब उठाए जाएं और जिनका जैसा मैंडेट है उस पूरे ई कॉमर्स के मुद्दे को अपने मैंडेट के हिसाब से रिजोल्व किया जाए। अब इस इम्पैक्ट क्या है इस टैरिफ मोरेटोरियम का, क्यों चाह रहा है इंडिया या साउथ अफ्रीका की ये रिमूव हो जाए मोरेटोरियम। जो पोटेंशियल टैरिफ रेवेन्यू लॉस है डेवलपिंग कंट्रीज़ को $10 बिलियन तक है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है एनुअली। इंडिया जो है वो एक्सपोनेंशियल राइज देख रहा है इम्पोर्ट्स में। किसका इम्पोर्ट्स हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस का, मूवीज़, म्यूज़िक, वीडियो गेम्स एंड प्रिंटेड मैटर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के ज़रिए आ रहा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है। अगर उस पर हम कस्टम ड्यूटी लगा पाएँ तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि इम्पोर्ट रुक जाएगा। बाकी जो इन कंपनीज़ का है उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी जितने भी डिजिटल प्लेयर का है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर अगर कस्टम ड्यूटी लगे तो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो एबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि चेक कर सके कि इम्पोर्ट कितना हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है तो फिर उसको चेक करने के लिए बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास टूल है वो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना, प्लस वो जनरेट कर सके एडिशनल टैरिफ रेवेन्यू जो सीवियरली लिमिटेड है इस मॉरिटोरियम की वजह से। सो ओवरऑल गवर्नमेंट वांट कि हट जाए ताकि अपने हिसाब से वो टैरिफ लगा सके, कस्टम ड्यूटी लगा सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके और जो डोमेस्टिक सेक्टर उसको ग्रो कर सके। This topic is about fiscal deficit improved to 6.7% in financial year 2022, which means कि जो अभी साल मार्च में ख़त्म हुआ उसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट इम्प्रूव हुआ है। फिजिकल डेफिसिट 6.71% रहा जो हमारी GDP है उसके मुकाबले, और जो रिवाइज बजट एस्टिमेट था वो बेसिकली 6.9 था, तो 6.9 की जगह 6.7 रहा। मेजरली किस अकाउंट पे? हायर टैक्स रियलाइजेशन पे, यानी कि ज़्यादा टैक्स मिला है, इस वजह से 6.9 की जगह 6.7 रहा हमारा बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट सॉरी। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने रिसेंटली कुछ डाटा रिलीज़ किया जिसमें उसने कहा कि जो फिजिकल डेफिसिट इन एब्सोल्यूट टर्म वो 15,86,537 करोड़, ये प्रोविजनल है, चेंज हो सकता है मतलब अभी। प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फरवरी में एस्टिमेट किया था कि 6.9% होगा हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो कि इन टर्न निकल के कितना आया? 15,86,000। टैक्स रिसिप्ट जो थी इस फिजिकल में वो रही 18.2 लाख करोड़, रिवाइज्ड एस्टिमेट था 17.65, लेकिन रहा उससे ज़्यादा 18.2, इनके अप्रोक्सीमेटली 40 + 2 60,000 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला फ्रॉम टैक्स। उसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो हायर रहा फ्रॉम द जो टैक्स रिसिप्ट था वो बेसिकली 18.2 लाख करोड़ था और रिवाइज एस्टिमेट था 17.62। टोटल एक्सपेंडिचर भी जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा रहा है 37.9 लाख करोड़, जबकि एस्टिमेट था 37.7, यानी कि 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ है एक्सपेंडिचर भी। अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। सो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट में अगर देखें तो वो 4.37% ऑफ GDP रहा है, जो कि कंपैरेटिवली ठीक है व्हेन इट कंपेयर टू 6.7% ऑफ फिजिकल डेफिसिट, दो इट स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ज़ीरो पे या सरप्लस पे लेके आना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बेटर गवर्नमेंट बजट मैनेजमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो फिजिकल डेफिसिट होगा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो होगा 6.4% या 16.61 लाख करोड़। ऑल्दो हायर अगर वैल्यू देखें तो हायर है फ्रॉम
लास्ट ईयर, बट जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो उसका परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर देखें तो 6.4% रहने वाला है। रिवेन्यू कलेक्शन जो फिजिकल ईयर 2022 में रहा था 27 लाख करोड़, जिसमें टैक्स और बाकी के नॉन टैक्स रेवेन्यू जितना होता है उन सबको मिला के 27 लाख करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि 5 लाख करोड़ ज़्यादा था बजट के एस्टिमेट के, जो कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। देर वॉज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ अबाउट 35% ओवर द लास्ट ईयर रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि फिजिकल ईयर 21 के अंदर जितना रेवेन्यू आया था उससे 35% ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। इस 35% में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है वो है डायरेक्ट टैक्सेस का, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स पेमेंट, और 20% ग्रोथ हुआ था इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो कि वाइब्रेंट है, वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ ग्रोथ है डायरेक्ट टैक्सेस में स्पेशली। जो टैक्स रेवेन्यूज़ में इंक्रीमेंट हुआ है बेसिकली जीएसटी कलेक्शंस की वजह से हुआ है, और वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ DGARM, यानी कि डाटा एनालिटिक्स विंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस काउंसिल के जो डाटा एनालिटिक्स का यूज़ किया, डाटा जितना भी था गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का और टैक्सेशन का और इनकम का, उसके बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी की वजह से जो लूप होल थे सिस्टम में उनको प्लग किया। एज अ रिजल्ट टैक्सेशन ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट कर पाए। अब आउटलुक क्या है फॉर द फाइनेंशियल 2023? टारगेट है फिजिकल डेफिसिट का 16.6 लाख करोड़, लेकिन इस टारगेट के अंदर अभी इनिशियली ही काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी हैं, क्योंकि बजट फरवरी में पेश किया गया था, तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो जिसका कोई इम्पैक्ट इसमें कंसिडर नहीं किया गया, प्लस रेवेन्यू लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी कट। रिसेंटली लगभग 1 लाख करोड़ की जो साल भर में एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन होना था वो कट कर दिया गवर्नमेंट ने बाय पासिंग रिलीफ टू द कंज्यूमर ऑन पेट्रोल एंड डीजल, प्लस लोअर देन एक्सपेक्टेड बजट ट्रांसफ़र ऑफ द RBI सरप्लस। तो जो RBI का सरप्लस ट्रांसफ़र करता है हर साल, सरप्लस ट्रांसफ़र करता है गवर्नमेंट को, वो कम होने वाला है। एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था, बजट में ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया था, लेकिन रियलिटी में अब RBI ने कम अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। प्लस फर्टिलाइज़र का और फूड का और LPG सब्सिडी, ये एडिशनल बर्डन डालने वाले इस साल के फिजिकल डेफिसिट पे, क्योंकि फर्टिलाइज़र के रेट बहुत हाई हैं। 300 रुपये का जो एक 50 kg का पैकेट मिलता है इन डोमेस्टिक मार्केट, उसको इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदा जाता है एट अराउंड 2500, 2500 रुपये का एक 300 kg का पैकेट कंट्री के अंदर 300 रुपये का बिक रहा है। बाकी का सारा जो 2200 है वो गवर्नमेंट बोन कर रही है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली, प्लस LPG सब्सिडी भी अब की बार गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फॉर एवरी सिलेंडर एज अ रिलीफ टू कंज्यूमर फ्रॉम हायर प्राइसेस। तो इन सब वजह से जो डेफिसिट है वो इम्प्रूव ज़रूर हुआ है, बट आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है फॉर द नेक्स्ट ईयर एज पर द करंट सिचुएशन। अस्त्र मैक 1, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली अस्त्र मैक 1 मिसाइल के बारे में है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर प्लेस किए हैं कुछ फॉर द फर्स्ट इंडिजीनियस BVR मिसाइल। BVR का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ, ताकि वो सप्लाई करे अस्त्र मार्क 1, जो कि डिप्लॉय करे जाएंगी फाइटर जेट्स में इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन नेवी के। अब बेसिकली इस मिसाइल के बारे में क्या है? एक तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि बहुत दूर तक फायर कर सकता है। दूसरा है एयर टू एयर मिसाइल, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अस्त्र प्रोजेक्ट जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था अर्ली 2000s में, इसके कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स और प्रपोज्ड फ्यूचर वेरिएंट्स के साथ मिसाइल डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO के ज़रिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिप्लॉय किया जाएगा फाइटर जेट्स पे, जैसे सुकोई 30 MKI, तेजस, MiG-29K जो नेवी का वेरिएंट है। जो बियॉन्ड विजुअल मिसाइल्स है ये कैपेबल होती है इन इंगेजिंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ 20 नॉटिकल माइल्स, यानी कि जहाँ तक दिखता है उससे भी दूर जाके इंगेज करके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, या लगभग 37 किलोमीटर जब आप फाइटर जेट में हैं, तो फाइटर जेट के 37 किलोमीटर दूर तक भी जाके टारगेट को इंगेज कर सकती है, क्योंकि 37 किलोमीटर के बाद हमें जो फाइटर जेट में उसको दिखाई नहीं देता है। So beyond that visual range these missiles can hit. अब इसके क्या क्या वेरिएंट रहे हैं? जो पहला वेरिएंट था अस्त्र मार्क 1
फिर अस्त्रा मार्क 1S, अस्त्रा मार्क 2 एंड अस्त्रा मार्क 3। तो इनकी रेंज क्या रही? अस्त्रा मार्क 1 की 110 किलोमीटर, अस्त्रा मार्क 1 स्मॉल एक स्मॉलर वर्जन है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अस्त्रा मार्क 2 रेंज ओवर 150 किलोमीटर अंडर डेवलपमेंट है, अस्त्रा मार्क 3 ये बेसिकली सोचा गया, इसका विजन है कि एक लॉन्गर रेंज मिसाइल बनाई जाएगी। अभी करंटली कौन सी है? अस्त्रा मार्क 1। कुछ और फीचर्स क्या हैं इसके? इट कैन न्यूट्रलाइज एडवर्सरी एयरबोर्न एसेट्स विदाउट एक्सपोजिंग एडवर्सरी एयर डिफेंस मेजर्स, यानी कि जितने भी हमारे पास एयर डिफेंस मेजर उनको एक्सपोज किए बिना ही हम बेसिकली उनका कोई भी एयरबोर्न एसेट उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज मीन्स कि जो मिसाइल है वो लॉन्च की जाएगी एट अ डिस्टेंस सफिशिएंट टू अलाउ द अटैकिंग साइड टू इवेट डिफेंसिव फायर फ्रॉम द टारगेट, यानी कि इतना दूर रहो कि जो डिफेंसिव फायर है उसे आप बच सको, उनका टारगेट ना बनो अटैकिंग साइड का। अस्त्रा इज टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकली सुपीरियर टू मैनी सच इम्पोर्टेड मिसाइल्स। एक तो इकोनॉमिकली सबसे मेन इशू इंडिया के लिए, सो इकोनॉमिकली सुपीरियर है और टेक्नोलॉजिकली भी। द मिसाइल कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 4 times दैट ऑफ साउंड, यानी कि वेरी क्लोज टू हाइपरसोनिक मिसाइल, एंड रीच अ मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर, मेकिंग इट एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल फॉर एयर कॉम्बैट सिस्टम। 4 गुना होना इज़ वेरी नाइस फॉर दिस पर्टिकुलर मिसाइल। स्पीड ऑफ साउंड के इनकी 4 मैक की स्पीड है जो कि बहुत अच्छी रहती है, और एल्टीट्यूड की वजह से इसे एक इम्पोर्टेंट एंड बेटर डेवलप्ड मिसाइल कंसिडर किया जा सकता है इंडिया एयर कॉम्बैट सिस्टम में। सो दिस टॉपिक इज अबाउट हाउ ट्रेड और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स गोइंग टू बूस्ट इंडियाज ग्रोथ एंड अचीव द टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट किया जाए तो एक्सपोर्ट्स हेल्प कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचने में, यहाँ तक कि जो सोचा है उससे भी पहले। अब तक माइलस्टोन्स क्या अचीव किए हैं जिससे दिखता है कि जो इंडिया है वो एक राइजिंग इंडिया है। पहला, इंडिया का एक्सपोर्ट सरपास हो गया प्री पैंडमिक लेवल के जो $331 बिलियन था 2018-19 में, प्लस एक नया हाई भी टच किया है एट $418 बिलियन पिछले साल, मतलब जो अप्रैल में ख़त्म हुआ फाइनेंशियल 22। टोटल एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग सर्विसेज अगर इंक्लूड करें $240 बिलियन की, तो $650 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हम किया है इंडिया ने। रिवाइवल ऑफ एक्सपोर्ट ने काफ़ी अच्छा रिलीफ प्रोवाइड किया एक ऐसे टाइमिंग पे जब जो ज़्यादातर कंपोनेंट है इकोनॉमी के, जैसे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी स्लो चल रहा है। ना तो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और ना ही कोई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। टोटल मर्केंडाइज अगर ट्रेड देखें तो इंक्लूडिंग इम्पोर्ट $610 बिलियन का, तो लगभग $1.28 ट्रिलियन का टोटल ट्रेड हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है। इसमें इंपोर्ट में मर्केंडाइजिंग ट्रेड इंपोर्ट का डाटा है, ये सर्विसेज इंपोर्ट का नहीं है। अब गवर्नमेंट कैसे इसको ले जा सकती है, अब तक क्या किया कि एक्सपोर्ट एकदम बूस्ट किए? तो एक तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। इस तरह के अलावा बाकी आरबीआई ने भी 2 स्कीम्स निकाले थे, गोल्ड कार्ड स्कीम एंड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। बाकी के कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के इनिशिएटिव जैसे मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, इन सब इनिशिएटिव और स्कीम्स की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो इस लाइफ टाइम हाई के फिगर को टच कर रहा है। लेकिन इंडिया के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल, जो एनुअल ग्रोथ है इंडिया का एक्सपोर्ट का 2011 से 20 तक, वो सिर्फ 1% के आसपास है, जबकि एनुअल ग्रोथ अगर हम चाइना और बांग्लादेश का देखें तो वो 3% से 4.2% है, जो कि बहुत अच्छा है। स्पेशली बांग्लादेश 4.2% एनुअल ग्रोथ। और जो ह्यूज डिफरेंस है इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड एक्चुअल एक्सपोर्ट, वो काफ़ी सेक्टर्स में है, बट मेजरली फार्मा में, जेम्स, ज्वेलरी और केमिकल में इनका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। सेक्टर भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, बट एक्सपोर्ट इतना नहीं होता क्योंकि मार्केट एक्सेस नहीं है या फिर बाकी के इश्यूज़ हैं। सो फार्मा, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, इनमें अभी भी हमारा कैपेबिलिटी और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरा पोटेंशियल रेज नहीं हो पाया।
तो ये टाइम है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक है कि किस कंट्री के अंदर आप टारगेट कर रहे हो, या यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, चाइना है, और कौन से सेक्टर में कि फार्मा है, केमिकल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, या कुछ और है। तो उसके हिसाब से बेसिकली हमें एड्रेस करना पड़ेगा ताकि जो उनकी प्रॉब्लम है उनको फुल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिजोल्व करके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंडिया का पोटेंशियल है डायमंड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में, वो लगभग $60 बिलियन का है, बट एक्चुअल एक्सपोर्ट सिर्फ $30 बिलियन का हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ। ये अचीव करने के लिए बेसिकली जो टारगेट्स हैं एक्सपोर्ट्स के, इंडिया को एग्रेसिवली इंक्रीज करना पड़ेगा इसका पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, लेकिन हमने RCEP से बाहर चले गए। और IPF इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बेसिकली एक मेजर ट्रेड इनिशिएटिव नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करेगा। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट कैसे बने उसके लिए सोचना चाहिए, जिसके लिए बायलैटरल या बाकी के मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने अभी UAE के साथ साइन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, या बाकी के कंट्रीज़, चाहे वो कनाडा हो, UK हो, US हो, या EU हो, या GCC गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इन सब के साथ अब हमें मल्टीलेटरल या बायलेटरल FTA साइन करने की रिक्वायरमेंट है एट वेरी हाई स्पीड, ना कि 10-10, 20-20 साल उनका खाली नेगोशिएशन करना। इंडियाज़ बेस्ट एंडोमेंट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड इज़ उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और सस्ते में होता है। लेकिन जो स्पेस वैकेट किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स के ज़रिए, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, मलेशिया हो, या चाइना हो, जो पहले बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते थे बट अब वहाँ से मूव कर रहा है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मेजर मैन्युफैक्चरिंग है उनकी China+1 स्ट्रैटेजी की, चाइना में मैन्युफैक्चर करेंगे पर हमें एक और जगह चाहिए ताकि इनकेस चाइना में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से वो मैन्युफैक्चर कर सके, उनका बिजनेस बंद ना हो। इसका फ़ायदा बेसिकली कौन उठा रहा है? वियतनाम, बांग्लादेश, मैक्सिको एंड थाईलैंड। जबकि इंडिया के पास इतने ज़्यादा नंबर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो चाइना के बाहर निकल रही है, जापान के, कोरिया के, मलेशिया के, वो नहीं आ रही है। वो जा कहाँ रही है? सबसे ज़्यादा जा रही है वियतनाम में, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, मैक्सिको एंड थाईलैंड एंड सो ऑन। बट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिलोकेशन नहीं हो रहा है मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का। सो इंडिया ऑल्सो नीड कि वो काम करे इंस्टीट्यूशंस पे जो फैसिलिटेट करे ट्रेड को, प्रोसेस करे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को और लॉजिस्टिक्स को। जो ज़रूरत है कि रिड्यूस करे ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंश्योर करे रिलायबिलिटी एंड टाइमली डिलीवरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू बिकम अ ग्लोबल वैल्यू चेन के सिस्टम का भाग। क्योंकि अगर आपकी रिलायबिलिटी नहीं है, टाइमली डिलीवरी नहीं है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम नहीं है, तो कोई भी आपसे वैल्यू चेन्स के नेटवर्क में आपको ऐड नहीं करेगा। इंडिया की जो रैंक है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में वो 44 है, जबकि चाइना 26 है और साउथ कोरिया 25 है। एक यूनिट कॉस्ट अगर देखें एक कंटेनर ऑफ एक्सपोर्ट की, तो बहुत ज़्यादा है इंडिया की कंपेयर टू चाइना, साउथ कोरिया और बाकी की कंट्री। देयर बाय इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिड्यूस करें प्राइस, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स की वो बनी रहे। उसके अलावा इंडिया को फोकस करने की रिक्वायरमेंट अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट पे, जो 290 के आसपास है, $290 बिलियन। सर्विस एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन बाय द डेडलाइन ऑफ 2030। इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है IT एंड IES एक्सपोर्ट्स में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंडियन टेक्नोलॉजी के अंदर, बट उसको फर्दर एक्सेलरेट कर सकता है अपनी सर्विस एक्सपोर्ट को बाकी के कैटेगरीज में, इंक्लूडिंग ट्रैवल, टूरिज्म, बिजनेस, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनमें अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता, मेनली IT और IES में होता है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कमर्शियल सर्विसेज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, इनका तो एक्सपोर्ट हम करते ही नहीं है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट बाहर जाने की नहीं सोचते, IT वाले जाते हैं, IT वाले TCS में जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी के ट्रैवल, टूरिज्म एंड बिजनेस, ताकि जो सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स।